चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ देखिए, हम जो डिस्कस करने वाले थे वो क्या डिस्कस करने वाले थे, आई थिंक मैक्स प्लांक से पहले मैं आपको जो रेडिएशंस हैं डिफरेंट टाइप के उनके बारे में बता देती हूँ। हाँ तो देखिए, ये जो टेबल है इस टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ हमको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। हमने ये जाना कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, जब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उन रेडिएशंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उससे उनके कॉम्बिनेशन से जो इमेज हमको जनरेट होता हुआ फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा कि ये जो स्पेक्ट्रम बनते हैं डिफरेंट रीजन पे बनते हैं और डिफरेंट रीजन के लिए इनका जो नाम होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिस रीजन पे ये बनेंगे उस रीजन का नाम बताया गया है। फिर हर एक जो वेव होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एनर्जी का एक सोर्स सारा वेव होता है, बट हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो वेव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट किस बेस पे होते हैं, उनके वेवलेंथ के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये डिफरेंट होते हैं। और उस बेस पे उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि गामा रेस का जो रीजन होता है वहां पर जो वेव हमको मिलती है उसका वेव लेंथ 10 टू दी पावर -12 सेंटीमीटर टू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर तक का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू दी पावर 18 टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 20 तक की होती है। ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम जो इतने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के होते हैं उनको कौन सा स्पेक्ट्रम बोला जाता है, मोसबॉर स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मोसबॉर एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ये एक पीएचडी स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी पीएचडी डिस्कवरी में इस स्पेक्ट्रम को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ऐसा बोला जाता है। और इस डिस्कवरी के लिए मोसबॉर जो साइंटिस्ट थे या जो पीएचडी स्कॉलर थे उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ऐसा जब आप पढ़ोगे इस स्पेक्ट्रम के बारे में तो जानोगे। ठीक है, तो तब ये जनरली ज्यादा दिन की बात नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोसबॉर स्पेक्ट्रम के फॉर्म पे शो करते हैं। इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किनको मोसबॉर स्पेक्ट्रम बोला जाता है पूछा जाएगा, तो ऐसे वेव्स जो हमको कहाँ पे मिलते हैं, गामा रेडिएशन में मिलते हैं, और जिनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो इसमें दिया हुआ है इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरेस रीजन। मतलब इस रीजन पे जो हमको क्या मिलेंगे, वेव मिलेंगे या रेडिएशंस मिलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सरेज। ठीक है, इसका वेव लेंथ कितना होता है, 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर टू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर होता है। और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 16 टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 18 रेंज तक की होती है। और इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या फिर ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम बोला जाता है, कोर ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और इसका यूज किसमें किया जाता है, हम सभी जानते हैं एक्सरे का यूज बोन ट्रीटमेंट में किया जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मेडिकल फील्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रीजन यहाँ पे बताया गया है अल्ट्रावायलेट रीजन, जिसमें वेव लेंथ है 10 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर जो रेंज है उतने रेंज के रेडिएशन के वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं,
अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 15 टू 3 इंटू 10 टू द पावर 16। और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या वैलेंस सेल स्पेक्ट्रम, जो भी हमको मिलता है कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। इसका यूज किया जाता है जर्मीसाइड जो लैंप्स होते हैं उनमें किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन बताया गया है विजिबल रीजन। देखिए यहाँ पर रीजन बताने का मतलब ये है कि उस रेंज के अंदर अगर हमको उस टाइप का मतलब इतने वेवलेंथ और इतने फ्रीक्वेंसी का हमको अगर वेव मिलता है तो उसको हम विजिबल लेंगे, फिर उसको यूवी लेंगे, एक्सरे लेंगे, गामा रेज लेंगे, वो बताया गया है। तो विजिबल रीजन पे इसका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ है हमारा 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक का, और फ्रीक्वेंसी बताया गया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 14 टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 15 रेंज तक का जो हमारा वेव होता है उसको हम बोलते हैं विजिबल वेव, जो कि कौन से स्पेक्ट्रम के टाइप को बताती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, सेम एज किसके जैसे, अल्ट्रावायलेट के जैसे। और आप सभी जानते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो रेडिएशंस है ये आती कहाँ से है, सन रेज से आती है। और हम ये देख रहे हैं कि उनको सेम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसका यूज किस में किया जाता है, तो इल्यूमिनेशन फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस वेव लेंथ का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आप देखोगे जिसको बोला जाता है IR या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म पे हम जिसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इस इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म को भी हम देख लेते हैं कि इसका वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए 100 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 12 से लेकर 3 इंटू 10 टू दी पावर 14 तक। इसको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है या फिर IR स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और इसका जो एप्लीकेशन है हीटिंग पर्पस के लिए किया जाता है, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा जो हीट है उसको एमिट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट रीजन बताया गया है माइक्रोवेव रीजन, जिसका वेवलेंथ होता है 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और फ्रीक्वेंसी रेंज 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 से 3 इंटू 10 टू दी पावर 12 हमारा रेंज होता है। और इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोला जाता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। जनरली इसका यूज कुकिंग पर्पस के लिए किया जाता है, और रडार या फिर रडार कम्युनिकेशंस में हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट रीजन यहाँ पे बताया गया है रेडियो एक्टिव रीजन, जिसका वेवलेंथ कितना है 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर तक का होता है, और फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 तक होती है हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज। हर्ट्ज आप लोगे इसकी यूनिट, ठीक है। और इसका जो स्पेक्ट्रम का नाम है इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। रेडियो वेव्स में हमारी अल्फा बीटा और गामा रेस आ जाएंगी, और इनको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या फिर इन अ स्मॉल फॉर्म इसी को क्या बोला जाता है, NMR बोला जाता है। जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, NMR के बारे में। इसका यूज किसमें करते हैं, रेडियो, टीवी एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ कॉम्प्रेशंस या कम्युनिकेशन पर्पस में एज अ सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, NMR स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रेंज बताया गया है, नीचे आपके रेंज को देखिए सेपरेटली बताया गया है कि कौन से वेवलेंथ में कौन सा कलर आता है। पूरा वायलेट है आपका, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। मींस पूरे कितने कलर्स आ गए हमारे, 7 कलर्स आ गए। 7 कलर्स में उसका वेवलेंथ का रेंज बताया गया है और फ्रीक्वेंसी का रेंज बताया गया है, और इन्हीं रेंज के बेसिस पे हम अपने रेडिएशंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और इन सारे कलर्स में हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलती है, और अलग अलग रेंज में अलग अलग टाइप के रेडिएशंस मिलते हैं, और इन रेडिएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन, या फिर उनके वेवलेंथ के थ्रू, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू। और कहीं ना कहीं इन रेडिएशंस का हम क्या करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप का हो सकता है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज किया जा सकता है, और कैसे इसके रेडिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है।
और जिस टाइप का हमको रेडिएशन मिलता है उस रेडिएशन के बेसिस पे उस स्पेक्ट्रम का नाम भी बताया गया है, जिसमें हमने मॉर्सबॉर्ग स्पेक्ट्रम देखा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देखा, इसके अलावा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमको मिल सकता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिल सकता है, और एनएमआर मींस न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है हमको अवेलेबल हो सकता है। मतलब पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस के थ्रू स्पेक्ट्रम जनरेट हो सकते हैं, रोटेशन के थ्रू, या फिर न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक रोटेशन होता है उसके थ्रू जनरेट हो सकता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी, मींस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी क्या जनरेट हो सकता है, स्पेक्ट्रम जनरेट हो सकते हैं। वो चीज यहाँ पर बताई गई है इस टेबल पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप एक थ्योरी पढ़ोगे जिसको बोला जाता है क्वांटम थ्योरी, जिसको मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने लगभग 900 टाइम पे दिया था। एनर्जी पे बेस्ड ये थ्योरी है, तो इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका हाँ, कौन सी थ्योरी हमारी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, देखिए वेव थ्योरी हमको क्या बताती है कि जो भी रेडिएशन हमको मिलता है वो क्या करता है, एक तरीके के लाइट फिनोमिनन को शो करता है। लाइट फिनोमिनन, लाइट फिनोमिनन क्या होता है, जो कि लाइट सोर्सेस से होगा, जैसे आपके पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, या फिर आपके पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, या फिर स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लाइट फिनोमिनन होते हैं, जो कि लाइट सोर्सेस के थ्रू हमको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो हमने ये देखा वेव थ्योरी या जो रेडिएशन थ्योरी थी उसका हम लिमिटेशन देखे तो हमको ये बात पता चलती है कि ये जो लाइट होती है ये इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, इन फिनोमिनन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। लेकिन एक अदर फिनोमिनन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, और एक होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी लाइट सोर्स के थ्रू होने वाले फिनोमिनन होते हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखा, उस कॉन्सेप्ट में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को और जो इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है, इन दोनों ही प्रोसेस या फिनोमिनन को ये जो वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला गया कि जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, उन रेडिएशंस में अगर पार्टिकल नेचर होगा, उन रेडिएशंस को हम किस फॉर्म पे कंसीडर करें, पार्टिकल नेचर के फॉर्म पे अगर हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर देती है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उन रेडिएशंस को भी क्या कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है। तो कैसे एक्सप्लेन करती है, देखिए इस चीज को, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है किसमें, प्लांक क्वांटम थ्योरी में। इसमें देखिए आपको अब ये बताया जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उस पे कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अभी हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं उनमें कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। वेव नेचर के बेसिस पे जो भी रेडिएशंस होते हैं उन रेडिएशंस को हम कंबाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया। अब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस में दो प्रोसेस हमने देखा, कौन सा, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जिसमें ये बात पता चली कि अगर हम वेव को कौन से फॉर्म पे कंसीडर करते हैं, पार्टिकल के फॉर्म पे कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों ही फिनोमिनन को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे, देखिए इन दोनों फिनोमिनन एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे, मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1900 पे एक थ्योरी क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। इन्होंने ये बोला
कि जो रेडिएशंस होती है जो कि स्पेस में एमिट होती है वो एक तरीके की क्या होती है, ब्लैक बॉडीज होती हैं। एक तरीके की क्या होती है, ये आपके लिए नया टर्म है, याद रखिएगा। एक तरीके की ब्लैक बॉडीज होती है और इसी ब्लैक बॉडीज को लेते हुए जो प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मैक्स प्लांक थ्योरी गिव किया अपने नाम पर ही। इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट ये है कि इन्होंने ये बोला कि जो लाइट या हीट रेडिएशंस आती है वो एक तरीके का क्या होता है, एनर्जी होता है। ये तो हमने प्रीवियस वेव नेचर में भी देखा कि जो रेडिएशन है वो एक तरीके का एनर्जी होता है, लेकिन इसमें इन्होंने इस एनर्जी का नाम बताया है। इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, रेडिएंट एनर्जी बोला जाएगा। ऐसा किसने कहा, मैक्स प्लांक ने कहा। मैक्स प्लांक ने ये बोला कि स्पेस में जो रेडिएशंस आपको मिलती है, लाइट रेडिएशंस या हीट रेडिएशंस, ये एक तरह का एनर्जी होता है और इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती, बल्कि ये किस फॉर्म पे एमिट होती हैं, एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म पे एमिट होती हैं। किस फॉर्म पे, देखिए इन्होंने ये बोला कि जो एमिट करी है एक तरीके की एनर्जी है जिसको हम रेडिएशन एनर्जी बोलेंगे, और ये जो रेडिएशन है ये कंटिन्यूसली एमिट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, ये स्मॉल पैकेट के फॉर्म पे एमिट होती है, एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म पे। समझिएगा इस बात को, एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म पे एमिट होती हैं और इस स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटा। क्या बोला जाता है, क्वांटा। देखो अभी तक हमने ये जाना कि रेडिएशन एनर्जी का एक फॉर्म होता है और उसको हमने क्या बोला, वेव बोला, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि रेडिएशन एनर्जी का फॉर्म जरूर है, लेकिन वो किस टाइप की एनर्जी है, एक रेडिएंट एनर्जी है और वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं होता, बल्कि एक पैकेट के फॉर्म पे वो एमिट होता है। मतलब किसी सोर्स से उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा पहले, समझ रहे हो, एक स्मॉल पैकेट या फिर एक क्वांटा। मतलब पर्टिकुलर मान लो कि मेरा 10 जूल का एक क्वांटा होता है, सपोज मैं बता रही हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। 10 जूल का एक क्वांटा होता है, तो किसी सोर्स से अगर कोई रेडिएशन एमिट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट नहीं कर रहा है, बल्कि पहले वो सोर्स उतनी एनर्जी को, उतने स्मॉल पैकेट को क्या कर रहा है, पहले उसको फॉर्म कर रहा है, और जब उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है या अपने पास कलेक्ट कर लेता है, तब जाके उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक रेडिएशन के फॉर्म पे क्या करता है, एमिट करता है। एंड दीज एनर्जी आर कॉल्ड, एक स्मॉल पैकेट उसको बोला जाएगा, या फिर उस स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाएगा, एक क्वांटा बोला जाएगा। मतलब एक रेडिएशन में कितना एनर्जी प्रेजेंट होता है, तो एक रेडिएशन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, या फिर हम उसको क्वांटा ऑफ एनर्जी भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और क्वांटा का मतलब है कि एक क्वांटा में क्या प्रेजेंट होता है, डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये बात तो पता चल गई कि जो भी रेडिएशन मुझे मिलता है उस रेडिएशन में जो भी एनर्जी स्टोर है, अब ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी, ये बात हमको पता चल गई, मैक्स प्लांटा ने बताया। तो अब ये जो रेडिएशन एनर्जी है एक तरीके का एनर्जी का पैकेट है, या एक तरीके का एनर्जी का स्मॉल पैकेट होता है, और एनर्जी के इस स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। मतलब क्वांटाइज्ड होता है या एक डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एनर्जी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम किस फॉर्म पे डिस्कस करते हैं, फोटोन। किस फॉर्म पे, फोटोन के फॉर्म पे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर या कोई एनर्जी सोर्स
सोर्स हमारे पास प्रेजेंट है और अगर वो एनर्जी सोर्स क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, मतलब वो एनर्जी का एक पैकेट एमिट करता है और एनर्जी के उस स्मॉल पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जा सकता है, एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला जा सकता है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, फोटोन बोल सकते हैं। ठीक है, और डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये बात पता चलती है कि जो भी रेडिएशन हमको मिलता है इन अ स्पेस, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर शो करे, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर शो करे, उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो कैसी होगी, डेफिनाइट होगी, दैट मीन्स इक्वल होगी, हम ये समझ सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी का जो क्वांटा है या फिर जो फोटोन निकल रही है किसी एनर्जी सोर्स से, वो कितनी होती है ये बताने के लिए या उस एनर्जी की क्वांटिटी को बताने के लिए उन्होंने ये बोला कि दिस क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये जो क्वांटा रेडिएशन का निकल रहा है, जिसको मैं एक डेफिनाइट अमाउंट बोल रही हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि रेडिएशन क्या होता है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दे हैव अ एनर्जी क्वांटा, आप ये बोल सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोटोन। और ये फोटोन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिस फोटोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर मैं बोलूं एनर्जी के क्वांटा को मैं ई से रिप्रेजेंट करती हूँ, एनर्जी ही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने देखा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हम रिप्लेस करेंगे तो ई इज इक्वल क्या हो जाता है हमारे पास, एच न्यू हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने h यहाँ पे लगाया है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। प्लांक कांस्टेंट, जिसको किसने बताया था, प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और इसका वैल्यू कितना होता है, एंड देयर वैल्यू इज 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल होता है। ठीक है, और जूल पर सेकेंड, और इसको अगर आप किलो जूल सेकेंड पे लेते हो तो ये 3.99 इंटू 10 टू द पावर -13 किलो जूल सेकेंड पर मोल होती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो एक रेडिएशन या जो क्वांटा ऑफ एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है पूछा जाएगा, तो दिस क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर को रिप्लेस करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट फैक्टर मिलता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है। प्लांक कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एनर्जी के क्वांटा के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट हमारे कौन से थे, जो प्लांक कांस्टेंट या मैक्स प्लांक जिनको बोला जाता है वो साइंटिस्ट थे, और उनके नाम के बेसिस पर इस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर को क्या बोला गया, प्लांक कांस्टेंट बोला गया। मतलब देखो ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की और ये जो एनर्जी का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। सपोज करो कि फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मेरी एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। ठीक है, तो उस टाइम पर मेरा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी 10 जूल का होगा, सपोज करके मैं आपको बता रही हूँ। अब प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर h है। अब मान लो इसमें मैंने ये देखा कि जब मैं फ्रीक्वेंसी और इन दोनों को ऐड करती हूँ तो कुछ वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी में ज्यादा थी, तो उस ज्यादा वैल्यू को मैंने कहाँ तक हटाया, जितना इक्वल मेरा ये जो वैल्यू है एनर्जी 10 जूल का जो वैल्यू है, इस वैल्यू के इक्वल इसका वैल्यू नहीं हो जाता, तब तक इसकी वैल्यू को मैं इससे रिप्लेस करती हूँ। तो रिप्लेस करने पर मुझे जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल, ये वैल्यू मेरे को मिलता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा। कांस्टेंट फैक्टर क्यों, क्योंकि इससे इस वाले एनर्जी से ये जो h है ये रिलेट नहीं करता है। ठीक है,
बाकी जो वैल्यूज है वो इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल तो है, लेकिन एक कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू मेरे पास ऐसी है जो कि इस एनर्जी के अंदर नहीं आती, जिसको कांस्टेंट वैल्यू आप मेजर करोगे, जो कि क्या होगी, इन दोनों के बीच में कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, और इन दोनों को आपस में बैलेंस करने का काम करेगी कौन सी, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जो हमारा क्वांटा ऑफ रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, जहां पर हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है उसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये इक्वेशन हम लगाते हैं तो हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, जब ये इक्वेशन आप लगाओगे तो हमको फॉर्मूला मिलता है E इज इक्वल एच न्यू, जहां पर H हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल होता है हमारा C अपॉन लेमडा, जहां पर लेमडा किसको बता रहा है, वेव लेंथ को, और C किसको बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को बता रहा है। ठीक है, तो इसको और आगे कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, E इज इक्वल एच इंटू, आप क्या लिख सकते हो, C अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। आगे इक्वेशन को क्या किया गया है, प्रोसीड किया गया है। तो एनर्जी की वैल्यू या एक क्वांटा की वैल्यू हम इस टाइप में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमको हमारी किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और लैम्डा की वैल्यू हमको वेव लेंथ जो भी वेव हमको मिलेगा उसका वेव लेंथ पता करने पर पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एनर्जी के क्वांटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी सिस्टम के थ्रू कोई भी एनर्जी अगर एमिट की जाती है या फिर एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एनर्जी के सोर्स से कोई भी अगर रेडिएशन एमिट होता है तो वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होता है, और उस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है, या फिर उसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। ठीक है, हमने यही देखा। अब बताओ कि अगर कोई सिस्टम मेरे पास रखा हुआ है तो वो सिस्टम भी क्या कर सकता है, एनर्जी को एमिट भी कर सकता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर सकता है। तो हमको इससे ये बात पता चली कि अगर किसी सिस्टम से एनर्जी एमिट होता है तो वो भी एक फोटोन के फॉर्म में हो सकता है या क्वांटा के फॉर्म पे हो सकता है, और अगर एब्सॉर्ब भी होता है तो भी वो एक फोटोन या फिर एक क्वांटा के फॉर्म पे हो सकता है। यही बात इसमें बताई जा रही है कि किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी का जो एमिशन होता है या एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, किसी सिस्टम के थ्रू भी अगर ये प्रोसेस होता है तो वो ऑलवेज एक फोटोन के फॉर्म पे हो सकता है या फिर एक क्वांटा के फॉर्म पे हो सकता है, और वो फोटोन और क्वांटा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है, या फिर आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। कितना, एक फोटोन का वैल्यू कितना होता है आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको क्या बताओगे, एच न्यू के इक्वल होता है। E इज इक्वल क्या होता है, एच न्यू, जिसके बारे में हमको किसने बताया, मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो ये जो एच न्यू की वैल्यू है इसको हम n के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है क्वांटा की वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एक इंटीग्रल मल्टीपल को शो करते हुए हमको उसकी वैल्यू मिलती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, और डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए जो क्वांटा होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर मुझे फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करनी है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे 1h न्यू हो जाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए 2h न्यू हो जाएगा, मतलब इसका इतना क्वांटा एनर्जी ये एब्सॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है, ये जो स्टेट है इतना क्वांटा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है। वैसे ही ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक अदर स्टेट के लिए आ जाएगा। तो डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट हम क्या ले सकते हैं, क्वांटा ले सकते हैं। और सपोज अगर एन स्टेट की बात की जाए तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, एन एच न्यू लिख सकती हूँ, जहां पर ये एन हमको नंबर ऑफ स्टेट को बताएगा जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है। और ये n हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो भी स्टेट अवेलेबल होंगे वो वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एनर्जी का एमिशन है, याद रखिएगा ऑलवेज एक इंटीग्रल वैल्यू को ही वो क्या करेगा, डिनोट करेगा। जो क्वांटा है वो आपको कभी भी किसी फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं मिलेगा, मतलब 1.5 के फॉर्म में, 0.5 के फॉर्म में, 2.5 के फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शनल वैल्यू को कभी भी जो एनर्जी सोर्सेस होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में क्वांटा को रिलीज या फिर एमिट नहीं करता, बल्कि एक इंटीग्रल वैल्यू में क्वांटा को एब्सॉर्ब या फिर क्या करता है, एमिट करता है, कोई भी सिस्टम हो। तो रेडिएशन एक तरीके का एनर्जी होता है और ये एनर्जी रेडिएंट एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, या डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। और इस एच न्यू की वैल्यू को हम किससे पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से पता कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटा ऑफ एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ frequency of light and their formula is E directly proportional to nu, E is equal h nu। और nu को अगर रिप्लेस करें तो उसकी जगह पर c अपॉन लैम्डा आ जाता है, जहां पर c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट को बता रहा होता है और लैम्डा किसको बता रहा होता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को बता रहा होता है। ठीक है, तो एक फोटोन में हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है पूछा जाएगा, तो h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। और ये ऑलवेज एक इंटीग्रल वैल्यू के फॉर्म पे हमको मिलेगी, जो कि वो उसके स्टेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम डिफरेंट जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am.